हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वच्छ होंगे और बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा वैद्युत धारा रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरा उसका ऑब्जेक्टिव उस चैप्टर का। उससे पहले हमारे चैनल पर नया है तो पहले चैनल हमारा क्या कर दीजिए, पहले चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारा इस तरह का कोई भी वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। और बेल आइकन को दबा कर सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह होगा, उसको दबाकर प्रेस कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो विमीय सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है Ml2T-3 A-2 होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है, Ml2T-3 A-2। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका हल देख लेते हैं। हल क्यों क्या होता है, देखिए हम लोग इसको देखते हैं हल। देखिए यहाँ पे ओम के नियम से हम लोग देखते हैं, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक है, V बराबर IR होता है, ओम के नियम आता है। यहाँ से अगर R निकालते हैं तो R हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ V के V रहेगा, इधर आएगा बटा में हो जाएगा I, तो R बराबर V बटा क्या होता है, I होता है। तो प्रतिरोध R का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। एक सेकंड दोस्तों, वोल्ट प्रति यहाँ I तो एम्पियर होगा, ऊपर वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ वोल्ट प्रति एम्पियर A हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। चलिए इसको समझते हैं अच्छा तरीक़े से। देखिए, तब देखिए यहाँ पे अब तब प्रतिरोध R का विमीय सूत्र V की विमीय बटा I का विमीय। तो देखिए हम लोग जानते हैं V का विमीय क्या होता है दोस्तों, बहुत कल मतलब वीडियो में हम लोग देखे थे, Ml2T-3 A-1 होता है। ठीक है, वोल्ट का Ml2T-3 A-1 यानी कि 12 माइनस 1/3 बटा एम्पियर A का A रहेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सब क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे सब सेम रहेगा। यहाँ पे समझिए थोड़ा, M का M रहेगा, L2 का L2T-3 का T-3 रहेगा। ठीक है, ये है हो जाएगा माइनस में A हो जाएगा। ठीक है, तो पहले से एक माइनस में, तो माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि यहीं हमारा, एक सेकंड दोस्तों, चलिए यहीं जो है मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला अब सवाल को देख लेते हैं। अगला दोस्तों सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे Ml2T-3 A-2, इसका राइट आंसर यहीं पर कि यहाँ क्या था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 2 नंबर सवाल देखने को मिल रहा होगा। तो 2 नंबर सवाल है, किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो किसी चालक में एम्पियर धारा I बराबर 3.2, ठीक है, 3.2 की धारा से प्रवाहित हो रही है। उसके बाद कह रहा है प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रति सेकंड जो प्रवाहित है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर तो ये होगा, लेकिन चलिए इसको हल के समझते हैं। तो हल क्या है, देखिए चूँकि हम जानते हैं कि 1 एम्पियर धारा पर प्रति सेकेंड कितना होता है, 1 एम्पियर धारा पर प्रति सेकेंड क्या होता है मान, देखिए यहाँ पर 6.25 गुणे 10 की पावर 18, ठीक है, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 1 एम्पियर पर प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 की पावर 18 होता है। ठीक है, तो अब प्रश्न अनुसार हम लोग क्या देखते हैं, 3.2 एम्पियर पर प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो 3.2 कह रहा है, तो यहाँ पर 3.2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हुआ है इतना में, उसके बाद 3.2 एम्पियर पर प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इतना में इतने से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20, ठीक है, 20 गुणे 10 की पावर 18, यानी कि 20 के हम और 2 सीधा लिखते हैं तो इसमें से 1 10, यानी कि 2 गुणे 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 गुणे 10 लिखेंगे तो 10 इसमें जुट जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर 18 1 19, 2 गुणे 10 की पावर 19, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या है, 3 नंबर सवाल है प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता के बीच संबंध है।
तो चलिए दोस्तों, प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता के बीच क्या संबंध होता है। तो रो बराबर क्या होता है दोस्तों, रो बराबर जो होता है आर ए बटा में एल होता है। ठीक है, रो बराबर आर ए बटा में एल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग हल को देखते हैं। देखिए प्रतिरोध आर, ठीक है, प्रतिरोध यानी कि आर रेसिस्टेंस, और विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से लिखते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से लिखते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल ए है, क्या है, क्षेत्रफल ए है, और लंबाई जो है क्या है, एल, लंबाई 1 सेकंड दोस्तों, लंबाई एल है, यहाँ पर नहीं हो गए, लंबाई क्या है दोस्तों, एल है। तो अब देखेंगे तो अगर रो बराबर तो आर ए बटा में हो जाएगा एल, यही तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर ए बटा में एल हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल को। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्या है, यहाँ पर ही आप लोग, किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। तो किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, किसी चालक तार का हम लोग अगर क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उस पर, ठीक है, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता में परिवर्तन जो होगा क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है बढ़ता है, बी में घटता है, सी में नियत रहता है, डी में है शून्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बढ़ता है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसका क्यों, यहाँ पर क्यों, इसका समझ लीजिए। देखिए प्रतिरोध के सूत्र क्या होता है, प्रतिरोधकता यहाँ पे है, सॉरी दोस्तों, प्रतिरोधकता रो बराबर क्या होता है, आर ए बटा में एल होता है प्रतिरोधकता। अभी हम लोग फार्मूला ऊपर देख के आ रहे हैं, रो बराबर आर ए बटा में एल। देखिए सूत्र से स्पष्ट है कि चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, इस तार क्षेत्रफल जो है इसका ये बढ़ाया जाए, एक सेकेंड से उस तरफ फ्रेश करके हम समझाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो रो बराबर क्या होता है, देखिए आर ए बटा में एल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है सूत्र से कि चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, यहाँ ऊपर एरिया यानी कि क्षेत्रफल है, तो उसका अगर हम इंक्रीजिंग करते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होगा, यहाँ से बढ़ेगा। ठीक है, ये भी बढ़ेगा, एवं लंबाई बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। यहाँ अगर लंबाई हम लोग बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, घटे, अगर ये बढ़ाते हैं तो ये घटेगा, ये बढ़ाते हैं तो ये घटेगा। ठीक है दोस्तों, इसका जस्ट अपोजिट होगा, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता घटेगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो लंबाई घटेगा। ठीक है, यहीं इस नोट में आप लोग समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो इतना मेहनत कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल को 5 नंबर देखते हैं। 15 मीटर लंबे एवं 6.0 मीटर के पावर -7 मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार में नगण्य धारा प्रवाहित करने पर तार का प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। प्रयोगिता ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट तो आंसर दोस्तों 1 सेकेंड दोस्तों, देखिए इसका राइट तो आंसर हो जाएगा 2.0 यानी कि 2 गुने 10 के पावर -7, ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन क्यों, कैसे होगा, चलिए इसका हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ से पहले समझिए, देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है लंबाई एल बराबर 15 मीटर, ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल ए बराबर 6.0 मीटर के पावर -7 मीटर स्क्वायर दिया है क्षेत्रफल। ठीक है, अब प्रतिरोध आर दिया है 5 ओम। ठीक है, तो यहाँ से समझिए, अब प्रतिरोधकता हमको निकालना है। तो रो बराबर अभी हम लोग फॉर्मूला आर ए बटा में हम लोग क्या देखे थे, एल देखे थे। ठीक है, तो आर ए बटा एल, तो यहाँ रो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आर क्या है 5 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप 6 गुने 10 के पावर, ठीक है दोस्तों, 6 गुने 10 के पावर -7 दे रखा है। एक सेकंड, चलिए इधर 10 के पावर -7 दे रखा है इसका मान। ठीक है, देखिए इधर समझिए, इसको थोड़ा फ्रेश लिखा जाए। चलिए यहाँ पे समझिए, तो आप लोग 5, ठीक है, गुने 10 के पावर -7 दे रखा है। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ एल था तो एल हो जाएगा 15। तो अब देखिए 5 से घटेगा 3 बार में, ठीक है, तो यहाँ 6 ना होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ 6.0 होगा। तो यहाँ पर अगर 10 हटाते हैं तो बटा में जुड़ेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा बटा में, तो ऊपर काटेंगे तो 2.0 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आगे काटेंगे यहाँ से, सॉरी दोस्तों, वहाँ
3 दूनी यहाँ 6 हो जाएगा। 2 गुने 10⁻⁻7 ओम मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों क्या है आपकी स्क्रीन पर, चलिए आप लोग इसको समझिए आसानी से, बहुत आसानी है। देखिए विद्युतीय शक्ति P, विद्युतीय धारा I तथा विभवांतर V में संबंध है, तब P बराबर क्या होता है दोस्तों, V और I होता है, P बराबर VI होता है। तो चलिए इसे राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, P बराबर VI। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, P बराबर VI। चलिए किसी विद्युतीय परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युतीय शक्ति कहते हैं। इसका क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया। किसी विद्युतीय परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम विद्युतीय शक्ति कहते हैं। तो P बराबर W/T होता है, ठीक है, P बराबर W/, एक सेकेंड, P बराबर W/T होता है, ठीक है। P बराबर क्या होता है दोस्तों, W/T होता है P बराबर। तो P बराबर W/T, तो वेट हो जाएगा ऊपर और बटा में T, ठीक है, कार्य। तो P बराबर VI हो जाएगा। यहाँ से अगर देखते हैं P बराबर क्या हो जाएगा, V और I हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल ऊर्जा होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और VI क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन है में 3.6 × 10⁻⁷ जूल, 4.6 × 10⁻⁷ जूल, 3.6 × 10⁻⁶ जूल, 4.6 × 10⁻⁶ जूल। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चलिए इसको समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है। यहाँ हिंदी में लिख लीजिए आप, 1000 क्या होता है, देखिए। तो 1 किलो वाट का मतलब क्या हुआ, 1 kg वाट, तो kg का मतलब 1000, तो 1000 इसका जगह पर वाट हो जाएगा, तो वाट का वाट रहेगा, ठीक है। तो यही तो है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं आगे। तो आगे क्या है, 1 किलोवाट घंटा में अगर देखा जाए तो घंटा में 3600 सेकेंड होता है, तो 1000 यहाँ पे गुने अगर लिखिएगा तो 3600 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा में अगर यहाँ से देखते हैं तो इसका मतलब 10 की पावर होता है 3, ठीक है। और यहाँ से अगर देखिएगा तो यहाँ 2 जीरो है, तो 10 की पावर 2, तो यहाँ 36 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर समझिए आप लोग, यहाँ पे 36 बचा, यहाँ पर 36 3 2 5 हो जाएगा, 10 की पावर 5 गुने यहाँ अगर 3.6 लिखते हैं 3.6, तो यहाँ से क्या होगा 18 इसमें, यानी कि 10 की पावर 6, यानी कि 3.6 गुने 10 की पावर 6 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए 8 नंबर सवाल क्या है, विद्युतीय वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, क्योंकि विद्युत विभव और विद्युत वाहक बल, ठीक है, दोनों का जो मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है, समान होता है, वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं अब। तो चलिए इसको देखते हैं। विद्युतीय वाहक बल विद्युतीय विभव की ही समान होता है, इसलिए इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, जो कि विभव की मात्रक भी है, ठीक है, यही तो था। चलिए 9 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 9 नंबर विद्युतीय अपघटन की सुंदरता बढ़ाने पर विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, क्या होता है, ऑप्शन में बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, शून्य रहता है। देखिए ये इसका भी क्या होता है, बढ़ता है। चलिए इसका हम समझते हैं क्या। देखिए विद्युतीय सेल के घोल में, विद्युतीय सेल के जो घोल होता है उसमें विद्युत युक्त अपघट्य की सांद्रता मिलाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे क्या करता है, इंक्रीज करता है दोस्तों, ठीक है, इंक्रीज करता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर दोस्तों सवाल क्या है, किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण पर आधारित है, मोस्ट VVI, ठीक है दोस्तों, मोस्ट VVI सवाल रहा है आपके एग्जाम के लिए। तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वह है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, सेकेंड लॉ। चलिए दोस्तों फर्स्ट का अगर बात करें हम, फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं किरचॉफ, तो दोस्तों यहाँ पे किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी देख लिए हैं
किरचॉफ का दूसरा नियम। लेकिन तथा पहला नियम आवेश संरक्षण के, यहाँ पे देखिए आवेश संरक्षण के आधार पर है, ठीक है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कौन है, पहला। अगर पहला किरचॉफ का नियम को समझा जाए तो वो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। तो दोस्तों यही था मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल 10। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा सवाल, इसका पूरा हल आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिला है। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाकर प्रेस कीजिए, ताकि हमारा इस तरह का कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।